Academy Plus. So today we are going to discuss about the speed control of three-phase induction machine. Actually, any machine is designed or rated for the specified or rated specification. Your machine is designed for the rated values of the speed, full load values of the speed. But in some of the cases, it happens that we are not going to operate our machine at the rated speed because the demand of that particular operation is not that full load speed. It is required to have the variable speed operation. In that particular condition, it becomes very necessary to control the speed of that machine. And if we are controlling the speed, then the speed control must be quite smooth, so that we will obtain the better operation and the efficiency of the machine will also be the better and the losses will be less. In case of any kind of machine, the starting of that particular machine and stopping of that machine, both are very important phenomena, both are very important steps. If these steps are not happening smoothly, then in that case it becomes somewhat dangerous as well to motor in order to operate in the proper way. So what are those speed control technique of three-phase induction machine with the help of which we can control the speed of this machine? We will discuss one by one about all those techniques. देखिए, जब भी अपन सिंक्रोनस मशीन सॉरी डीसी इंडक्शन मशीन के बारे में बात करते हैं तो इंडक्शन मशीन का सिंक्रोनस स्पीड होता है, ठीक है। तो देखिए, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द इंडक्शन मशीन इज सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है भाई? ns इज इक्वल्स टू 120 f अपॉन p। अब आपको एक बात पता है कि आप सप्लाई किसको देने वाले, स्टेटर को या रोटर को? जो भी डिस्कशन हो रहा है पूरा का पूरा स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन, मैं जो भी डिस्कस करूंगा, आई विल डिस्कस अबाउट द स्टेटर फीड इंडक्शन मशीन। आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट स्टेटर फीड इंडक्शन मशीन, ठीक है। तो सप्लाई किसको देने वाले हो आप? स्टेटर को देने वाले हो भाई, बिल्कुल सही है। तो स्टेटर को सप्लाई दोगे तो स्टेटर का वोल्टेज होगा, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी हो, मतलब जो सोर्स होगा वोल्टेज, और उसका कुछ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी आएगा। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या क्या डिपेंड कर रहे हैं, वोल्टेज के ऊपर क्या क्या डिपेंड कर रहे हैं, ये भी पैरामीटर्स पता होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि इन पैरामीटर्स की वजह से तो बाकी चीजें अपन की चेंज होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज सिंक्रोनस स्पीड। उसके बाद मैं बात करूंगा किसके बारे में? रोटर स्पीड के बारे में। रोटर स्पीड क्या होने वाला है आपके पास? देखिए, रोटर स्पीड जो होता है अपन को पता है क्या होता है। रोटर स्पीड इज एन आर विच इज इक्वल टू व्हाट? एन एस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एस स्टेप से एन एस इंटू व्हाट? 1 माइनस एस स्टेप से व्हाट? एन आर इज द रोटर स्पीड, एन एस इज द सिंक्रोनस स्पीड, जो कि लिखा ही है तो ठीक है। एन आर इज रोटर स्पीड, ठीक है। देखिए, अब मेरे पास क्या ना कि अगर मुझे स्पीड कंट्रोल करना है इंडक्शन मशीन के, तो मेरे पास दो अलग अलग ऑप्शंस है कि जिनके जरिए मैं इसका स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक तो मैं स्टेटर साइड से भी उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ, और दूसरा कि मैं रोटर साइड से भी उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब स्टेटर साइड से कौन सा स्पीड कंट्रोल हो सकता है, मतलब कौन सा टेक्निक है उसका स्पीड कंट्रोल करने के, और रोटर साइड से कौन सा टेक्निक्स है कि जिनके जरिए मैं उसका स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा स्पीड कंट्रोल टेक्निक फ्रॉम द स्टेटर साइड। फ्रॉम व्हाट? स्टेटर साइड। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेटर साइड से देखिए कि कौन कौन से स्पीड कंट्रोल टेक्निक अवेलेबल है। स्टेटर साइड स्पीड कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। तो मेरे पास जो सबसे पहला टेक्निक आएगा दैट विल बी वेरिएबल वोल्टेज या स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। क्या लिखूंगा मैं? स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। अल्टीमेटली क्या? आई एम गोइंग टू कंट्रोल द सप्लाई वोल्टेज व्हिच इज गोइंग टू बी अप्लाइड टू द स्टेटर ऑफ दैट इंडक्शन मशीन। सो दिस इज स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। एक बात समझ में आ गया? उसके बाद का क्या? उसके बाद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। क्या? वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद जो है वो है आपके पास पोल चेंजिंग मेथड। क्योंकि देखिए ना, आप पोल्स को चेंज करके भी आप एनएस को चेंज करोगे। जैसे ही आपने एनएस को चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग देखिए एनआर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, फिर ये चेंज होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए, अगर मैं सिमिलरली अगर सपोज मैं ऐप को चेंज करूंगा तो एनएस चेंज हो जाएगा, पी को चेंज करूंगा तो एनएस चेंज हो जाएगा, अगर ऐप को चेंज करूंगा तो एनएस चेंज होगा। जैसे एनएस चेंज हुआ तो एनएस चेंज होने की वजह से एनआर भी चेंज हो जाएगा। तो बहुत अलग अलग तरीके, अपन सारे तरीके के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। जो नेक्स्ट है दैट इज पोल चेंजिंग मेथड। कौन सा मेथड भाई? दैट इज नथिंग बट द पोल चेंजिंग मेथड। समझ में आ रही बात? हाँ, उसके बाद है मेरे पास रोटर साइड से जो स्पीड कंट्रोल टेक्निक्स है, या जो रोटर साइड से जो स्पीड कंट्रोल करने के जो जरिए जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करता हूँ। दिस इज द व्हाट? रोटर साइड
रोटर साइड स्पीड कंट्रोल टेक्निक देखिए कौन कौन से इसमें है। तो सबसे पहले जो मेरे पास है दैट इज द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, दैट इज द व्हाट, इट इज द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, ठीक है। तो ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कास्केड कनेक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन्स, कास्केड कनेक्शंस, इसके जरिए भी अपन उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे सब मैं डिस्कस करूंगा, आप उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या क्या और किस काइंड ऑफ तरीके हैं कि जिनके जरिए अपन का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेटर साइड स्पीड कंट्रोल में आपके पास 4 ऑप्शन है कि जिनके जरिए आप उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं मशीन का, और रोटर साइड के जरिए जो आप उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हो उसमें 3 ऑप्शन है। हाँ, स्टेटर साइड में जो सबसे पहला ऑप्शन मैंने जो लिखा है, और मैं इसे आपको जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको सारे टेक्निक्स पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज द स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, और उसके बाद वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, और ये है मेरे पास क्या पोल चेंजिंग मेथड। क्या है पोल चेंजिंग मेथड? स्टेप्स है कि जिनके जरिए मैं उसका स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद रोटर साइड के जो 3 अलग अलग मेथड्स है वो है कि सबसे पहले है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, उसके बाद है ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, उसके बाद है कास्केड कनेक्शन। समझ में आ गई बात? तो देखिए अब मैं जो भी कुछ सर्किट कंसिडर करने वाला उस सर्किट में मैंने जो आपको जब इक्विवेलेंट जो डेरिवेशन ऑफ टॉर्क वगैरह जब समझाया था तब उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो रोटर सर्किट रेजिस्टेंस है या रोटर सर्किट के जो पैरामीटर्स है सिर्फ उनको कंसिडर करूंगा, और स्टेटर सर्किट पैरामीटर्स को मैं निगलेक्ट करके उसका स्पीड कंट्रोल के बारे में अभी बात करूंगा। मतलब मैं स्टेटर पैरामीटर्स को निगलेक्ट करके चल रहा हूँ। स्टेटर इंपेडेंस एंड शंट ब्रांच इंपेडेंस इज निगलेक्टेड, देन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ करंट टॉर्क, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। ये इस टाइप से दिस इज व्हाट इंड्यूस्ड एमएफ E2, ठीक है, दिस इज J टाइम्स ऑफ X2 एंड दिस इज व्हाट दिस इज R2 अपॉन यस, इस टाइप से भाई आपके पास, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट दिस इज द वेरिएबल वन, दिस इज व्हाट दिस इज वेरिएबल वन। अभी किस टाइप से वेरी होने वाला होता है अपन अभी देख लेते हैं। उसका करंट, उसका एक्सप्रेशन, सारे एक्सप्रेशंस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए करंट का जो एक्सप्रेशन आएगा I2 का, दिस इज गोइंग टू व्हाट दिस इज गोइंग टू बी E2 डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय R2 बाय S प्लस J टाइम्स ऑफ X2। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो देखिए उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा I2 इज इक्वल्स टू E2। ये पर फेज होगा, पहले बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास जो सर्किट है कैसा पर फेज एनालिसिस पे अपन उसका सर्किट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। दिस विल बिकम R2 बाई S का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से भाई बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास क्या I2 रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर उसका सपोज अगर टॉर्क के बारे में बात करूँ, क्योंकि टॉर्क जो होगा ना, टॉर्क के बारे में अपन को टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही पूरा का पूरा आपका एनालिसिस बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो मैं टॉर्क के बारे में बात करूंगा। तो देखिए टॉर्क क्या होगा आपके पास बेटा, टॉर्क जो होगा आपके पास, टॉर्क क्या होता है आपके पास, टॉर्क इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा S। इस टाइप से रहने वाला है। तो मैं इसमें देखिए वैल्यूज पुट कर देता हूँ, उनके वैल्यूज देखिए किस टाइप से पुट करूंगा मैं। दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट I2 का वैल्यू क्या होने वाला भाई, दिस इज इक्वल्स टू I2 का E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 बाय S प्लस इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट S मतलब R2 बाय S इंटू व्हाट 1 बाय ओमेगा S इंटू व्हाट 1 बाय ओमेगा S। इस टाइप से रहने वाला आपके पास, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क, दिस इज नथिंग बट व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क, ठीक है। जब मैं आपको मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बताया था तो उस टाइम पे स्लिप का वैल्यू कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। एट मैक्सिमम टॉर्क देखिए T मैक्स का जो वैल्यू आता है आपके पास, T मैक्स इज मॉडिफाइड इन सच वे दैट एट T मैक्स S मैक्स के वैल्यू अपन को पता है, ठीक है। तो S मैक्स का जो वैल्यू होता है इस पर्टिकुलर केस में दिस इज R2 बाई X2 इस टाइप से होता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे उसका वैल्यूज पुट करना पॉसिबल है मैं वहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा मैक्सिमम टॉर्क का, दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट E2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 अपॉन ES, ठीक है। तो ऐसे में बन जाएगा अभी, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो R2 है, R2 को मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ R2 स्क्वायर को, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखिए ये बन जाएगा मेरे पास क्या 1 अपॉन SM स्क्वायर प्लस व्हाट
x2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 बाई एस एम लिख सकता हूँ। तो ठीक है, तो भाई ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम एस एम स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि हाँ बाकी लोग थोड़े इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस है कि मैं डायरेक्टली इसको कॉमन कैसे निकाल लिया। मैंने कॉमन इसके लिए निकाला क्योंकि x2 का पहले मैंने R2 बाई एस लिखा है, इसके पहले भी मैं समझा चुका हूँ कोई बात। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 3 टाइम्स ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट R2। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, ये बन जाएगा SM एंड दिस विल बिकम व्हाट ट्वाइस ऑफ SM स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम व्हाट SM रेज़ टू 4। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम SM रेज़ टू 4। इस टाइप से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से जो कैंसिल होगा दैट विल बी, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1 बाई ओमेगा एस। ठीक है, तो बचेगा क्या 3 मल्टीप्लाई बाई व्हाट ओमेगा 2 का स्क्वायर। सो E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई व्हाट R2 डिवाइडेड बाई 2, R2 इंटू व्हाट SM, R2 इंटू व्हाट SM। तो R2 का यहाँ पे R2 का स्क्वायर भी आएगा ना, तो R2 से एक R2 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 नीचे बचेगा, सिर्फ R2 को बचेगा, सिर्फ नीचे बचेगा, तो R2 नीचे बचेगा। दिस इज R2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट SM इस टाइप से, और 1 बाई 2। इस SM को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, R2 बाई SM, इस SM को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए दिस इज 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई व्हाट 2 मल्टीप्लाई बाई R2 बाई SM मल्टीप्लाई बाई व्हाट। यहाँ से जो मैक्सिमम टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आएगा आपके पास TM का, वो आएगा आपके पास TM इज इक्वल्स टू R2 बाई SM को मैं x2 लिख सकता हूँ, तो दिस विल बिकम 3 इंटू E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट ट्वाइस ऑफ x2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट ओमेगा एस, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आएगा आपके पास मैक्सिमम टॉर्क एक्सप्रेशन। इसी के करस्पॉन्डिंग सपोज अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन लिखूँ, किसका, स्टार्टिंग टॉर्क का, तो T स्टार्ट जो होगा आपके पास, दिस विल बिकम व्हाट, सेम एक्सप्रेशन लिखा जाएगा ये, बस उसमें जो स्लिप का को 1 दिखा दो, बाकी एज इट इज उसमें सही है। दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाई E2 का स्क्वायर डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। एस का वैल्यू 1 है भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई व्हाट ओमेगा एस। ये आपके पास क्या रह जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा। ये क्या रहेगा आपके पास, स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा। तो आपको एक बात पता चलेगी यहाँ से, क्या बात पता चलेगी, देखिए आपके पास एक बात आपको ये पता चल रही है कि मैंने देखिए सबसे पहले जो हेडिंग डाला, हेडिंग कैसा डाला है, मैंने हेडिंग में लिखा है क्या, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। क्या लिखा है, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। जो स्टेटर साइड से हमने स्पीड कंट्रोल की बात करो, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। तो देखिए आपके पास जो टॉर्क आ रहा है ना, टॉर्क कैसा आ रहा है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज E2। आप बोल के सर आप तो E2 के बारे में बात कर रहे हो, ये तो रोटर वोल्टेज है, स्टेटर वोल्टेज कैसे। अरे बेटा आपको एक बात पता नहीं है क्या, क्या E2 इज इक्वल्स टू व्हाट N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई बाई व्हाट E1। तो E1 को अगर वैरी करोगे तो आपका E2 वैरी नहीं होगा, बिल्कुल। ठीक है, इसी टाइप से करने वाले आप उसको, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो देखेंगे फिर उसको किस तरीके से वैरी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल के बारे में, कि कौन सा हेडिंग डालोगे, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल आपका हेडिंग रहेगा। और आज अपन जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे अपन स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल से, फिर बाद में मैं पढ़ाऊंगा क्या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अब स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल के जब बारे में बात कर रहा हूँ तो उसमें हेडिंग में लिखिएगा स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज इज वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट। क्या लिखोगे हेडिंग में, हेडिंग में लिखोगे सबसे पहला जो मेथड होगा, स्टेटर साइड के मेथड के बारे में अपन बात करें, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। क्या लिख रहे हो, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, इसके बारे में लिख रहे हो। और इसमें क्या लिख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, वोल्टेज को मैं वैरी करने वाला हूँ, वोल्टेज को मैं क्या है ना वैरी करने वाला हूँ। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी मशीन या कोई भी आप जिसकी की भी बात करते हो, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, तो उसका जो इंसुलेशन होता है ना, उसके इंसुलेशन का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है, इंसुलेशन का जो लेवल होता है डिपेंड करता है उसके वोल्टेज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर। बिकॉज वोल्टेज का जो स्ट्रेस जो मैं कह सकता हूँ कि विथस्टैंड करने की जो कैपेसिटी ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू द इंसुलेशन, दैट इज द इंसुलेशन जो है ना, इंसुलेशन ही बताएगा आपको कि जितना ज़्यादा वोल्टेज विथस्टैंड करने की कैपेसिटी रहेगी उतना ज़्यादा आपका इंसुलेशन स्ट्रांग रहेगा, जितना कम वोल्टेज विथस्टैंड करने की कैपेसिटी आपके इंसुलेशन की रहेगी उतना आपका वीक इंसुलेशन रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इंडक्शन मशीन की बात करूँ तो देखिए उसमें जो इंसुलेशन का जो लेवल होगा, इंसुलेशन वोल्टेज की अगर बात की जाए तो देखिए इंसुलेशन वोल्टेज जो होता है ना, उसका वैल्यू होता है आपके पास इंसुलेशन वोल्टेज, इंसुलेशन
वोल्टेज बेटा ये जो होता है आपके पास, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ पर फेज वोल्टेज। दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ पर फेज वोल्टेज, इसके बराबर होता है। ठीक है, जो पर फेज में जो वोल्टेज आती है आपके पास मशीन के, ठीक है, उसके अक्रॉस के जो वोल्टेज है पर फेज वोल्टेज, उसका ट्वाइस जो आएगा, दैट विल बी व्हाट, दैट मच वोल्टेज यूर मशीन कैन विथस्टैंड। अगर उस वोल्टेज से अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो आपकी मशीन की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी, जो कि आपकी मशीन विथस्टैंड नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या, एक बात आपको पता चलनी चाहिए कि जब भी आप उसका स्टेटर का वोल्टेज जब कंट्रोल कर रहे हो ना, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसको उतना ही कंट्रोल करना है कि जितना उसका इंसुलेशन उसको विथस्टैंड कर सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा उसका वोल्टेज बढ़ा दिया और अपनी मशीन ने अगर विथस्टैंड किया ही नहीं, तो भाई क्या हो जाएगा, वो इंसुलेशन जल जाएगा या इंसुलेशन डायरेक्टली डैमेज हो जाएगा। इंसुलेशन डैमेज होने के बाद डायरेक्टली जो आपको प्योर कंडक्टर है, दैट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर पार्ट्स ऑफ द मशीन। ऑब्वियसली चांसेस है कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हाँ, शॉर्ट सर्किट होने के बाद फिर क्या होगा, ये मुझे बताने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है। ठीक है बेटा, तो इसकी वजह से आप क्या है ना कि इंसुलेशन वोल्टेज जो होगा ना, इंसुलेशन वोल्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर जाएगी आपकी। तो आप है ना मशीन का वोल्टेज कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इंसुलेशन वोल्टेज के ऊपर। अगर आप सिंपल एक बात बोलो मुझे, सिंपल अगर मैं जो बताऊंगा आपको, तो स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर आता है, क्योंकि आप जो भी डिस्कस करेंगे पूरा पूरा स्टार्टिंग टॉर्क के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा बात करने वाले, स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क वगैरह इसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से, यू आर गेटिंग टू नो दैट स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E2 स्क्वायर, इस टाइप से है। तो स्टार्टिंग हो जाए कोई भी टॉर्क के बारे में आ जाए, देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि टी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं TFL की बात करूँ, फुल लोड टॉर्क की बात करूँ, तो बस उसमें क्या हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा, बस यहाँ पे जो स्लिप आ जाएगी दैट विल बी फुल लोड स्लिप आ जाएगी। सो दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय फुल लोड स्लिप SFL इनटू व्हाट, इनटू R2 बाय SFL, इसका स्क्वायर प्लस व्हाट, X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा एस। इस टाइप से तो फुल लोड टॉर्क कैसा आ जाएगा आपके पास, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू व्हाट, इट इज आल्सो इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर एक्चुअली। ठीक है, तो आपको एक बात पता चल रही है कि आप E2 को अगर वैरी करोगे, E2 को वैरी करना मतलब स्टेटर वोल्टेज को किस तरीके से, E2 किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्टीमेटली डिपेंड करता है ना स्टेटर वोल्टेज से। अपन उसका नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो से अगर उसको वैरी मतलब कि अगर उसको अगर अपन ट्रांसफर करें, तो ट्रांसफर करने के बाद तो अल्टीमेटली अपन को वही पता चल रहा है ना कि स्टेटर वोल्टेज से तो आपके पास रोटर के ऊपर वोल्टेज आने वाले, उस स्टेटर का ही तो इंडक्शन अपन रोटर के ऊपर लेने वाले होते यार। और अगर उसको अपन ने अगर उसका वैल्यू जो सोर्स वोल्टेज अगर उसका वैल्यू कम कर दिया, तो जो आपके पास जो उसका मैं कह सकता हूँ कि जो जिसके ऊपर इंड्यूस होने के बाद जो दूसरे के ऊपर आ रही है इंडक्शन ही तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको वैरी करूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा टॉर्क भी टॉर्क वैरी होने के बाद देखना स्लिप किस तरीके से वैरी होगी, उसके बारे में बाद में बताऊंगा जब मैं उसका ग्राफ वगैरह निकालूंगा, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैं निकालूंगा तब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक बात पता चलेगी कि जैसे जैसे आप उसका वोल्टेज चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग देखिए उसका वैल्यू किस तरीके से चेंज होने वाला है। बट आपको एक बात यहाँ से क्या पता चलेगी, पता है E2 को आपको कितना वैरी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। इसके लिए मैंने आपको इंसुलेशन वोल्टेज के बारे में बताया, E2 को आपको उतना ही वैरी करना है, सो डैट क्या है ना आपकी मशीन उस इंसुलेशन वोल्टेज को क्या कर सकती है, विथस्टैंड कर सकती है। या मैं कह सकता हूँ क्या, इंसुलेशन वोल्टेज का सवाल ही ना आए डायरेक्टली। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए उसके रेटेड वोल्टेज है, क्या है ना उसके रेटेड वोल्टेज मशीन की सपोज कुछ तो दी है, अगर उस रेटेड वोल्टेज से अगर आप ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपका इंसुलेशन के ऊपर थोड़ा कुछ मतलब स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आप उसका जो नॉर्मल वोल्टेज है, अगर रेटेड वोल्टेज अगर आप ज़्यादा जा रहे हो तो मतलब क्या हो यार, प्रॉब्लम नहीं होगा, डेफिनेटली बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। तो उससे बेटर क्या करूंगा ना मैं क्या करूंगा, उसका जो स्पीड कंट्रोल की बात करूंगा ना पूरी की पूरी, मैं क्या करूंगा ना उसके रेटेड वोल्टेज से कम कर दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेटेड वोल्टेज से मैं स्पीड कंट्रोल करूंगा, या मैं कह सकता हूँ कि रेटेड वोल्टेज को रिड्यूस करके ही उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है उसके बारे में बात करूंगा। हो सकता है कि जो मेरा बेस स्पीड है उस बेस स्पीड से मैं कम उस स्पीड के लिए जा रहा होगा, या हो सकता है कि उसका जो बेस स्पीड के ऊपर जा रहा होगा। अब कौन से स्पीड के लिए जाने वाले और कैसा जाने वाले अपन अभी उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे उसके टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स से पूरी की पूरी उसकी जर्नी अपन देखने वाले। तो देखिए इसमें मैं दो अलग अलग केसेस कंसिडर कर रहा हूँ, केस 1 केस 2 केस। देखिए केस 1 जो है मेरे पास टी स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस। ठीक है, ये रहेगी केस 1 उसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क। और एक मेरे पास केस ऐसा है कि मैंने उसको ना रेटेड वोल्टेज पे मैंने क्या है ना उसको अप्लाई किया है, क्या कहाँ पे रेटेड वोल्टेज पे मैंने उसको ऑपरेट करा है स्टार्टिंग टॉर्क को। ठीक है, सो E2 को मैं बोल देता हूँ क्या, E2 इज द रेटेड वोल्टेज, E2 इज व्हाट, E2 इज द रेटेड वोल्टेज। ठीक है बेटा, तो रेटेड वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा, अगर E2 रेटेड है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा टी स्टार्ट, दिस विल बी स्टार्टिंग टॉर्क रेटेड। ये स्टार्टिंग टॉर्क जो आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो आता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे उसके कर्व से अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, E2 के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा स्टार्टिंग टॉर्क, मैं उसको बोल रहा हूँ क्या,
स्टार्टिंग टॉर्क नंबर 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं दूसरा केस कंसिडर करूँगा उसमें जो टी स्टार्ट, ठीक है, इसको मैं 2 बोल देता हूँ चाहे तो, दिस इज नथिंग बट व्हाट 1। ये जो रहेगा मेरे पास इस तरीके से रहेगा कि दिस विल बिकम व्हाट 3 टाइम्स ऑफ E2 डैश, मैं इसको बोलता हूँ मल्टीप्लाई बाय E2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय व्हाट R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा। इस टाइप से अब होगा क्या, देखिए ये भी क्या है ना, स्टार्टिंग पे टॉर्क मुझे देखने के लिए मिलने वाला है, ये भी जो टॉर्क है मेरे पास ये भी कैसे स्टार्टिंग पे देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि ये जो टॉर्क होगा स्टार्टिंग टॉर्क नंबर 1 दिस विल बी ऑब्टेन एट अ रेटेड वोल्टेज, और ये जो सेकंड होगा दिस विल बी ऑब्टेन एट व्हाट लेस देन रेटेड वोल्टेज, और आई कैन कॉल इट एज व्हाट आई विल रिड्यूस द वोल्टेज इन सच वे दैट आई विल रिड्यूस द स्टार्टिंग टॉर्क, आई विल रिड्यूस द व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि मैंने बोला था कि उसके अगर आप उस रेटेड वोल्टेज अगर ज्यादा जाने की कोशिश करोगे बेटा तो आपके पास इंसुलेशन वाली वोल्टेज जो होगी, इंसुलेशन का प्रॉब्लम जो होगा वो वाला प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे ना, वी विल यूटिलाइज दिस टेक्निक इन सच अ वे दैट वी विल रिड्यूस द वोल्टेज लेस देन द रेटेड वोल्टेज, वी विल रिड्यूस द वोल्टेज लेस देन व्हाट रेटेड वोल्टेज। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि E2 डैश इज लेस देन व्हाट E2, E2 डैश इज लेस देन व्हाट E2, ठीक है, और वेयर E2 इज व्हाट E2 इज द रेटेड वोल्टेज, E2 क्या आपके पास रेटेड वोल्टेज है। समझ में आ रही बेटा बात आपको, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ना उसका ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कि उसका ग्राफ किस तरीके से आने वाला है। दिस इज द व्हाट, दिस इज द टॉर्क, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट टॉर्क। तो ये वाली जो टॉर्क आएगी आपके पास, ये वाली लाइन में इसको थोड़ा स्ट्रेट निकालता हूँ, ये रहेगा आपके पास क्या स्पीड, क्या रहेगा स्पीड रहेगा, ठीक है। अब अपन को पता है कि स्टार्टिंग में जो टॉर्क आती है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अपन देखे थे कि जो टॉर्क की जो एक्सप्रेशन मतलब टॉर्क का जो ग्राफ आता है किस टाइप से आता है, ठीक है बेटा। जो स्टार्टिंग टॉर्क है आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट स्टार्टिंग टॉर्क, और ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, करस्पॉन्डिंग टू द रेटेड वोल्टेज है। ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है आपके पास ये क्या है आपके पास, करस्पॉन्डिंग टू द रेटेड वोल्टेज है। समझ में आ रही बात। अब देखिए मैं आगे क्या निकालने वाला हूँ, आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ व्हाट लोड टॉर्क, नाउ आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ व्हाट लोड टॉर्क। देखिए लोड टॉर्क का ग्राफ किस तरीके से आएगा, ये लोड टॉर्क का ग्राफ आ रहा है आपके पास, बिल्कुल सही है। तो देखिए ये जो लोड टॉर्क रहेगा ना, देखिए इस टाइप से आएगा, और आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपके पास मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है आपके पास एक्चुअली दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड दिस इज व्हाट अ लोड टॉर्क। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द लोड टॉर्क, दिस इज नथिंग बट व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। जिस इंस्टेंट पे लोड टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दोनों टॉर्क सेम हो जाएंगे तो उस इंस्टेंट पे आपकी जो मशीन है दैट मशीन विल रोटेट एट व्हाट एक कांस्टेंट स्पीड पे आपकी मशीन क्या कर जाएगी, रोटेट करेगी, जिस स्पीड के लिए आपने उसको डिजाइन किया रोटेट करने के लिए। जैसे कि सपोज अगर मैंने बोला कि नॉर्मल केस में अगर मैं बोल मेरी मशीन रेटेड फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड स्पीड जो उसका 1000 आरपीएम है, तो उस 1000 आरपीएम तक क्या करेगा, पहले तो स्टार्टिंग में आपने देखोगे तो आपका डायरेक्टली स्पीड ऐसा कभी होता नहीं है कि फैन को ऑन कर डायरेक्ट जो उसका रेटेड स्पीड वो पहुंच गया, होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो धीरे 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 बढ़ते 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 वो क्या करता है ना वहां तक पहुंचता है। मतलब क्या ना एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं ना उनको टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि उनका टाइम कांस्टेंट थोड़ा ज्यादा होता है। तो क्या ना कि लोड टॉर्क आपका बढ़ते 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 एक इंस्टेंट तक बढ़ेगा जब लोड टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जब दोनों टॉर्क सेम हो जाएंगे तो आपकी मशीन क्या करेगी, एक स्टेडी स्टेट स्पीड पे क्या करेगी, आपकी मशीन रोटेट करेगी। इतना समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉर्क मिल रहा है, बिल्कुल सही है भाई। तो ये वाला जो टॉर्क होगा दैट विल बी व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क होगा। और इसी टॉर्क के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो स्लिप आएगा मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट मैक्सिमम स्लिप, दिस विल बी व्हाट मैक्सिमम स्लिप आएगी आपके पास, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मतलब क्या मैंने बोला, क्या बेटा मैंने जो बोला है कि लोड टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिस इंस्टेंट पे आपके दोनों टॉर्क सेम हो जाएंगे उस इंस्टेंट पे क्या होगा, आपकी मोटर कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर स्पीड से क्या करेगी, रोटेट करेगी। आपकी मोटर क्या करेगी, उस पर्टिकुलर स्पीड से आपकी मोटर कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी। तो देखिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और लोड टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिस इंस्टेंट पे सेम हो जाएंगे उस इंस्टेंट पे आपकी मोटर एक स्पीड से कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी, एक स्टेडी स्टेट स्पीड होगा। वो जो स्पीड होगा उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर कुछ तो ये आएगा, स्लिप आएगा, बिल्कुल सही है। तो वो जो स्पीड है सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि दिस इज स्पीड S1, दिस इज व्हाट S1 नहीं, दिस इज मैं वन कंडीशन बोला तो दिस इज व्हाट N1, N1 के करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगा दैट विल बी स्लिप S1, मैं उसको बोल देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्लिप S1 बोल रहा हूँ। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे जो स्पीड लिया था ना उस पे यहाँ पे आपने एक्चुअली एक्स एक्सिस पे स्पीड लिखा है और यहाँ पे आपने SM कैसे लिख दिया। बेटा यहाँ पे जो स्पीड आएगा उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगी उस स्लिप क्या होगा, दैट उस स्लिप के करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, दैट विल बी मैक्सिमम स्लिप। समझ में आ रहा है इतनी बात, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए स्टार्टिंग में आपके पास स्पीड क्या होता है, रोटर स्पीड तो स्टार्टिंग में 0 होता है, NR इज इक्वल्स टू 0। तो स्लिप की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में जो स्लिप होगा, स्लिप कैसा होगा 1 होगा, स्लिप कैसा होगा 1 होगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या जो
पूरा का पूरा मतलब अगर मैं ओरिजिनल कंडीशन पे बात करूं तो देखिए ये कौन सा कंडीशन कि जहाँ पे एनआर और एनएस दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका अगर स्लिप के बारे में देखा जाए तो स्लिप कैसे है, जीरो है। स्लिप कैसे आपके पास जीरो है। तो इसके बारे में अगर सपोज मैं बात करूं तो देखिए मेरे पास जो रोटर स्पीड होती है एनआर इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, एनआर इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन एंड स्लीप इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। आपको एक बात पता होना चाहिए कि स्लीप और रोटर स्पीड दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। जैसा आपका रोटर स्पीड बढ़ेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका स्लिप क्या करेगा, कम होगा। जैसा आपका रोटर स्पीड कम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग स्लिप क्या करेगा, बढ़ेगा। आप देख सकते हो आपके दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द स्टार्टिंग कंडीशन, दिस इज नथिंग बट द स्टार्टिंग कंडीशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे आपके पास जो स्लिप होती है, स्लिप कैसी है, मैक्सिमम। तो दिस इज द स्टार्टिंग कंडीशन, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द स्टार्टिंग कंडीशन। समझ में आ रही बेटा बात है से। तो ये आपके पास जो आएगा ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट टॉर्क एट रेटेड वैल्यू, मैं इसको बोल देता हूँ क्योंकि जितना ज्यादा अपन कंसाइजली बात कर पाएंगे उतना ज्यादा अपन को समझ में आएगा। दिस इज व्हाट एट अ रेटेड वोल्टेज, एट व्हाट अ रेटेड वोल्टेज, एट अ रेटेड वोल्टेज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं केस 2 के लिए बात कर पाऊंगा तो देखिए केस 2 के बारे में क्या होने वाला है। केस 2 में बेटा ये होगा कि जब मैं मेरी मशीन को लेस देन रेटेड वोल्टेज पे जब ऑपरेट कराऊंगा, तो जब मैं उसको लेस देन रेटेड वोल्टेज पे जा रहा हूं तो इसका मतलब उसका जो करस्पॉन्डिंग टॉर्क होगा, दैट टॉर्क विल आल्सो गेट रिड्यूस। उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा, दैट स्टार्टिंग टॉर्क विल आल्सो गेट रिड्यूस। तो उसका अगर स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन जो आएगा एक्चुअली टॉर्क स्लिप कर्व या टॉर्क स्पीड कर्व जो आएगा उसके कर्व के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो जाएगा। अब ये कम होगा तो देखिए कितना कम होने वाला है, उसके करस्पॉन्डिंग में बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, इस टाइप से होने वाला है। आई थिंक ये थोड़ा इतना मतलब मुझे जैसा चाहिए उतना उस टाइप से नहीं आया। इसको थोड़ा मैं फिर से निकालता हूँ चाहे तो, क्योंकि जितना आप ज़्यादा डायग्राम अच्छा निकालोगे उतना आपको भी अच्छा लगेगा। इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास टॉर्क मिल रहा है देखिए इस टाइप से मिल रहा है। तो ये जो बनेगा आपके पास दूसरा पॉइंट, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी दी सेकंड ऑपरेटिंग पॉइंट, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट द सेकंड ऑपरेटिंग पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड था उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो स्लिप, तो मैंने इसको S1 लिखा। सिमिलरली जो सेकंड ऑपरेटिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टू जो सेकंड वोल्टेज E2 डैश की जो क्या आपके पास रेटेड वोल्टेज से कम है, तो यहाँ पे जो उसका करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगा उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगा, मैं उस स्लिप को क्या बोल रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज M2, दिस इज व्हाट स्लिप S2, दिस इज नथिंग बट व्हाट स्लिप S2। आप देखिए आप क्या ना इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब क्या ना आपका स्पीड है ना इस डायरेक्शन में आ रहा है। इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, इस डायरेक्शन में अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या, आई कैन से दैट N2 इज लेस देन व्हाट N1, आई कैन से दैट व्हाट N2 इज लेस देन N1। बिल्कुल सही है। अगर इस टाइप से आ रहा है तो देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ, S1 और S2 इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। तो देखिए इस डायरेक्शन में S2 S इंक्रीज होता है, इस डायरेक्शन में S क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि S2 इज ग्रेटर देन व्हाट S1, S2 इज ग्रेटर देन व्हाट S1। तो बेटा आपको एक बात ये पता चली कि भाई यहाँ पे जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, मुझे यहाँ से एक बात तो पता चल गई है, जब भी मैं वोल्टेज को लेस देन रेटेड वोल्टेज से अप्लाई करूँ या मेरी जो मशीन है अगर उसको मैं उसका रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज पर अगर ऑपरेट करा रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड होगा, स्पीड तो डिक्रीज होने वाली है, लेकिन स्लिप कैसे होगी, इंक्रीज होगी। स्लिप कैसे होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। दोनों चीजों में मैंने देख लिया कि जैसे मेरा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज और डिक्रीज की बात करूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज होगी, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रेटेड वोल्टेज, और जो सप्लाई वोल्टेज होगी वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग है। तो ये बात पता चल गई। अब मैंने क्या बोला, जो E2 जो होगा, जो ग्राफ होगा मेरे पास सेकंड, दिस ग्राफ विल बी व्हाट, बेसिकली दिस विल बी नथिंग बट लेस देन रेटेड वोल्टेज की ग्राफ है। कौन से ग्राफ है, लेस देन रेटेड वोल्टेज, लेस देन व्हाट रेटेड वोल्टेज। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द लेस देन रेटेड वोल्टेज। ये वाली ग्राफ आपको देखने के लिए मिल रही है, बिल्कुल सही। तो ये वाला जो सेकंड ग्राफ है ना, ये ग्राफ किसके करस्पॉन्डिंग है, चाहे तो मैं इसको ये भी बोल देता हूँ लेस देन, ये जो है आपके पास E2 के करस्पॉन्डिंग है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू E2 डैश आपको मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वोल्टेज के लिए जाता तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बेटा ग्राफ आता, देखिए किस टाइप से आपका ग्राफ आने वाला होता। जो थर्ड वोल्टेज के लिए जाता ना तो उसका जो ग्राफ आता ना, देखिए इस टाइप से आने वाला होता। इस टाइप से आने वाला होता। इसको थोड़ा मैं अच्छे से बनाता हूँ भाई, इस टाइप से आने वाला होता, बिल्कुल सही है। तो आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा ही मैंने नीचे कर दिया, उसको थोड़ा अच्छे से निकालता हूँ, ठीक है। इस टाइप से आने वाला होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आता ये
थर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आता है मेरे पास, दिस वुड हैव बीन n3, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप होती है ये क्या होती है s3। और मैं ये भी कह सकता था क्या कि S2 से क्या है ना S3 ग्रेटर है, S2 से क्या है S3 ग्रेटर है, और N3 जो है ना N2 से भी छोटा है, और N2 जो N1 से भी छोटा है। तो इस टाइप से अपन को सब कुछ देखने के लिए मिलता है, इस टाइप से क्या है ना अपन को सब कुछ देखने के लिए मिलता है। तो अपन को एक बात पता चल गई है कि जब भी अपन टॉर्क वोल्टेज स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, किसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे, वेन एवर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, तो उसमें एक बात अपन को पता चल जाएगी, वेन एवर वी विल रिड्यूस द वोल्टेज लेस देन द रेटेड वोल्टेज, देन वी विल गो फॉर व्हाट, वी विल गो फॉर द स्पीड कंट्रोल बिलो द बेस स्पीड, बिलो द व्हाट बेस स्पीड। क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास स्पीड आ रही तो क्या थी N1 थी, N1 से क्या N2 छोटी है, N2 से क्या N3 छोटी है। इसका मतलब क्या, सपोज अगर मैं N1 को बेस स्पीड मान लूँ N1 को सपोज अगर मैं बेस स्पीड मान लूँ, तो उसके क्योंकि देखिए ना ये जो कंडीशन आएगी कौन से रेटेड कंडीशन पे तो बात चलेगी ना, तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और लोड टॉर्क जिस इंस्टेंट पे सेम हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा आपके पास, जो आपके एक्चुअल कंडीशन है, जिस कंडीशन पे मोटर को रोटेट करवाना है, जिस कंडीशन पे आपको क्या ना मोटर को रोटेट करवाना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड आएगा, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट रेटेड स्पीड, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट रेटेड स्पीड। तो अगर आपके पास N1 रेटेड स्पीड है, N2 क्या होगा लेस देन रेटेड है, N3 क्या लेस देन रेटेड है, इसका मतलब बाय यूजिंग द स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल वी कैन कंट्रोल द स्पीड बिलो द बेस स्पीड, बिलो द व्हाट बेस स्पीड। तो आपको एक बात पता चल गई है कि अपन स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, बिलो बेस स्पीड जा सकते हैं। इतना समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो इसका मैं तो थोड़ा कुछ एनालिसिस, उस एनालिसिस से बहुत सारी चीजें की जो अपन को यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली। अब कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए मैं अगर चाहूँ कि आप में से अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, देखिए ये जो कर्व है सेकंड वाला ब्लू वाला, इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा कौन सा होगा, दिस विल बी स्टार्टिंग टॉर्क 2, दिस विल बी व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क 2, सो दिस इज T स्टार्ट 2। ये जो ब्लैक वाला है इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा दैट विल बी व्हाट, दिस इज T स्टार्ट 3, दिस इज व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट T स्टार्ट 3, इस टाइप से आने वाला है। अब देखिए अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि देखिए जो मेरे पास जो केस 1 था उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास जो टॉर्क आया था, इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आया था, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और आपका लोड टॉर्क दोनों जब जिस इंस्टेंट पे सेम हो गए थे, वो वाला टॉर्क मिला था आपको N1 स्पीड पे और S1 स्लिप पे। और जो सेकंड केस में जो आपके पास जो टॉर्क मिला था आपको कहाँ पे, वो टॉर्क मिला था आपको N2 स्पीड पे और S2 स्लिप पे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सपोज मेरे पास दिस टॉर्क एंड दिस टॉर्क, अगर दोनों टॉर्क अगर इक्वल हो जाए, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या है N1, तो स्लिप क्या होगी S2 S1, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो क्या है N2 और इसके करस्पॉन्डिंग स्लिप क्या है S2। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सपोज मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क T1 और एक्सक्यूज मी ये मुझे सेम चाहिए, तो उसके लिए देखिए क्या कंडीशन बन के आएगी। मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ये तो देखिए एक्चुअली ये जो टॉर्क बनेगा आपके पास, इसका भी जो बनेगा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क T2, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क T1, दिस इज नथिंग बट व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क T1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो बनेगा दिस विल व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क T3। अगर मैं चाहता हूँ कि सपोज TE1, अगर मैं चाहता हूँ कि सपोज TE1 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट TE2, इसके लिए ऐसा क्या कंडीशन बन के आएगा कि उस कंडीशन को अगर अपन अप्लाई करें तो दोनों केस में अपन को जो टॉर्क मिलेगा इन केस 1 एंड केस 2 दोनों टॉर्क सेम हो जाएंगे। तो उसके लिए अपन पहले कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है उसके लिए। देखिए टॉर्क एक्सप्रेशन क्या होता है, टॉर्क T इज इक्वल्स टू व्हाट 3 टाइम्स ऑफ, ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 बाय S, R2 बाय व्हाट S, तो T1 अगर उसको नाम दे तो दिस विल बिकम व्हाट S1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस, इस टाइप से, ठीक है, समझ में आ रही बात, इस टाइप से। तो अगर ये इस टाइप से आ रहा है तो मैं क्या है ना इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको देखिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, किसको, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर मैं चेंज करूँ तो आपको एक बात अगर याद आ रहा होगा, तो मैंने देखिए एक बात आपको बताई थी क्या, मैं थोड़ा अगर उसको चेंज करके तो मैंने एस से सबको डिवाइड किया था, डिवाइड नहीं किया होता तो क्या होता, डिवाइड किया होता तो क्या होता। अब मैं उसी बात को अभी यहाँ पे एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। देखिए किस टाइप से होगा, दिस विल बिकम E मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2। इसको देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, दिस इज R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट S1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, दिस विल बिकम व्हाट S2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 बाय ओमेगा S, ठीक है, इस टाइप से। तो S2 कहाँ आ जाएगा, S2 थोड़ी ना आएगा, S1 ही आएगा ना, S1 इस टाइप से आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होता है ना, ये कैंसिल क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट S1 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट S1 x2 का स्क्वायर।
ठीक है, इस टाइप से इंटू ओमेगा एस एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी। अब इसमें क्या है ना कि देखिए, जब भी अपन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, अपन मशीन को कौन से स्पीड पे पसंद करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करो कि वी ऑलवेज ट्राई टू ऑप्ट अ मशीन टू ऑपरेट एट व्हाट रेटेड स्पीड पे ऑपरेट कराने की बात करते हैं कि मतलब ऐसा कि मतलब क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड अपन ज़्यादा चाहते हैं। जब आपकी मशीन क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड रहेगी, मतलब जैसे कि देखिए अगर आपकी मशीन क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड रहेगी तो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो स्लिप के बारे में अगर देखा जाए तो स्लिप के बारे में देखिए क्या है ना कि स्लिप एज अगर देखिए इसका वैल्यू अगर दोनों वैल्यू अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर सेम होने की बात कर रहे हैं कि मतलब 40-45 आरपीएम का डिफरेंस आ रहा है और दोनों के वैल्यूज अगर देखा जाए तो 1500 1400 आरपीएम ऐसा ऐसे कुछ दोनों के वैल्यूज है। तो क्या ना कि इन दोनों का डिफरेंस जितना कम होगा उतना स्लिप क्या होगा बेटा, कम होगा। उन दोनों का डिफरेंस जितना कम होगा उतना स्लिप क्या होगा, उतना कम होगा। इसका मतलब कि एनआर का एनएस के करस्पॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। एनआर का एनएस के करस्पॉन्डिंग होना जरूरी है। मैं कह सकता हूँ कि सपोज अगर उसके अप्रॉक्सीमेट इसके अगर एनएस का वैल्यू अगर 1500 आरपीएम तो इसका 1470 1440 1460 1450 आरपीएम के आसपास होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है ना, तो उस केस में क्या होगा ना, स्लिप क्या होगा, कम होगी। स्लिप क्या होगी, कम होगी। और अपन हमेशा चाहते हैं कि अगर अपन मोटर का अगर रेटेड स्पीड 1500 आरपीएम सपोज 1470 आरपीएम तो उसको 1400 आरपीएम तो 1440 45 ऐसा मतलब उसको रेटेड पे अपन ज्यादा क्या करते हैं, उसको ऑपरेट कराने की कोशिश करते हैं सो दैट आवर मशीन विल ऑपरेट एट व्हाट विद ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन करेगी, या इस टाइप से अपन चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या, अपन जो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं तो उसमें अपन मोस्ट ऑफ द केसेस में कहते हैं कि वी आर ऑपरेटिंग आवर मशीन इन द लो स्लिप रीजन। इन व्हाट, लो स्लिप रीजन। और जब भी मैं लो स्लिप रीजन की बात करूंगा तो देखिए ऑलरेडी देखा जाए तो देखिए S1 का वैल्यू बहुत छोटा होता है, X2 का भी वैल्यू तो बहुत छोटा ही होता है, रिएक्टेंस रोटर रिएक्टेंस तो छोटा ही होता है एक्चुअली देखा जाए तो। ये भी छोटा है और उसका स्क्वायर है, ये भी छोटा है और उसका स्क्वायर है, तो बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाएगी इन कंपैरिजन टू द R2। इन कंपैरिजन टू द R2 अगर बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी तो मैं इसको क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा। इस टर्म को क्या कर दूंगा बेटा, इस टर्म को मैं क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा। सो आई विल राइट दैट इन लो स्लीप रीजन, आई विल राइट इट व्हाट, आई विल राइट इट दैट इन लो स्लीप रीजन, in low sleep region sleep s is small, hence yes x2 का स्क्वायर is neglected। ठीक है, इस स्टेप से। तो देखिए अगर मैं उसको निगलेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास जो उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन किस स्टेप से ये हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ e2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू S1 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसको मैं तो क्या करूँगा, इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास जो बचेगा सिर्फ R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई व्हाट, ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाई व्हाट, ओमेगा एस। तो देखिए R2 से ये R2 और ए R2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई व्हाट, S1 डिवाइडेड बाई व्हाट, R2 इंटू व्हाट, ओमेगा एस। दिस इज व्हाट TE, दिस इज व्हाट T1। ठीक है, अगर मेरे पास इस टाइप से T1 आ गया तो सिमिलरली मेरे पास T1 आ जाएगा, T2 आ जाएगा। सो सिमिलरली TE2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ S2, 3 टाइम्स ऑफ S2 मल्टीप्लाई बाय E2 डैश आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर, E2 डैश का क्या होता है, कभी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय R2 इंटू व्हाट, ओमेगा एस, R2 इंटू व्हाट, ओमेगा एस। और मैंने कंडीशन क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क TE1 इज इक्वल्स टू व्हाट, TE2। दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ। सो इफ आई कंपेयर TE1 इज इक्वल्स टू व्हाट, TE2, तो उसकी वजह से देखिए मतलब यहाँ से अभी जो कंडीशन बन के आएगी किस टाइप से आएगी। TE1 का वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S1 डिवाइडेड बाय R2 बाय S, R2 बाय ओमेगा एस। सो दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू ओमेगा एस, R2 इंटू व्हाट, ओमेगा एस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क TE2, उसका जो एक्सप्रेशन हो गया आपके पास, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ S2 इंटू व्हाट, E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 इंटू व्हाट, ओमेगा एस, R2 इंटू व्हाट, ओमेगा एस। इस टाइप से होने वाला है, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, R2 ओमेगा एस कैंसिल हो जाएगा, R2 ओमेगा एस कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम S1 इंटू E1 का, सॉरी E2 का स्क्वायर, ये डैश है एक्चुअली, E2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, S2 इंटू E2 डैश का स्क्वायर। तो ये वाला एक्सप्रेशन है जो कि अपन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी एक्सप्रेशन से देखिए आपके बहुत सारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी एक्सप्रेशन से देखा आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको एक बात पता है यहाँ पे क्या पता है अपन को, देखिए अपन को क्या पता है, वी नो डैट E2
is greater than E2 dash and S2 is greater than what? S1. इस टाइप से आपके पास बिल्कुल सही है। तो इसके करस्पॉन्ड अगर देखा जाए तो N2 इज लेस देन व्हाट N1, N2 इज लेस देन व्हाट N1। तो ये वाला जो टेक्निक है बेटा आपके पास है, जिस टेक्निक इज एप्लीकेबल टू कंट्रोल द स्पीड बिलो द व्हाट रेटेड स्पीड, बिलो द व्हाट रेटेड स्पीड, बेस स्पीड, फुल लोड स्पीड, जो भी कुछ वैल्यू होगा उस स्पीड से अपन को क्या ना उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन देखिए मैंने बताया कि सिर्फ इस स्पीड के जरिए अपन उसको इतना कंट्रोल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये सब मैंने बताया आपको। लेकिन इसके अगर बारे में देखा जाए ना, उसके बहुत ड्रॉबैक भी एक्चुअली जो टेक्निक है, इस टेक्निक के कुछ ड्रॉबैक है। तो उसके ड्रॉबैक क्या एक्चुअली स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल किया, तो उसके ड्रॉबैक्स के बारे में अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जितना आप कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी कोई है ही नहीं कि मतलब जिसके सिर्फ एडवांटेजेस ही है, डिसएडवांटेजेस है नहीं, ऐसा कोई एक भी चीज़ नहीं। तो आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट, आई विल डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक्स, आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट ड्रॉबैक्स ऑफ स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। तो देखिए अपन बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। तो देखिए अगर देखा जाए तो क्या ना अपने पास जो एयर गैप पावर होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क होता है, टॉर्क TE इज इक्वल्स टू PG अपॉन ओमेगा S, ठीक है। तो अपन चाहते हैं कि क्या है ना कि ये कांस्टेंट रहे, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए एक्चुअली। एयर गैप पावर शुड आल्सो मेन एक्चुअली कांस्टेंट, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क है कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज मैं एयर गैप पावर को कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है, अगर एयर गैप पावर को अगर मैं कांस्टेंट बोल दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लॉसेस आएंगे PCU1 दिस विल बी व्हाट S1 टाइम्स ऑफ PG एंड PCU2 इज इक्वल्स टू व्हाट S2, एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए S2 टाइम्स ऑफ व्हाट PG, इस टाइप से रहना चाहिए PG ओनली, क्योंकि PG कांस्टेंट है ना, ठीक है। और अब मैं बात करूँ कि PC1 PCU एंड 1 एंड PCU2, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, कॉपर लॉसेस में ज़्यादा आएंगे। देखिए पहला जो केस है उसके करस्पॉन्डिंग स्लिप जो S1 है और सेकंड केस है जो उसके करस्पॉन्डिंग स्लिप S2 है। अपन को एक पता है क्या, S2 इज ग्रेटर देन S1 ऐसा है, तो इससे ऑब्वियस है कि ये जो ओवरऑल टर्म है ये टर्म कैसा आ जाएगा, ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि S2 का वैल्यू ज़्यादा है, PG तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो आपके पास एज ऐसा लिखेगा एज S2 इज ग्रेटर देन S1 देन PCU2 is greater than what PCU1। तो क्या है ना, PCU2 is greater than what PCU1, इस टाइप से रहेगा। इसका मतलब क्या, जो सेकंड केस में अपन के पास जो रोटर कॉपर लॉसेस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। रोटर कॉपर लॉसेस इन सेकंड केस आर मोर देन दैट ऑफ द रोटर कॉपर लॉसेस इन व्हाट फर्स्ट केस, ठीक है, क्योंकि स्लिप का वैल्यू कैसा ज्यादा है इन सेकंड केस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस। और PG को मैं क्या मान रहा हूँ, कांस्टेंट माना है, तो ठीक है, इस टाइप से है। एक ये वाला प्रॉब्लम है उसमें। और दूसरी बात अगर इसमें मैं अगर मैं एक बात बोलूँ तो देखिए I2 स्क्वायर R2 ये सेकंड केस का है, और ये जो देखा जाए तो ये क्या होगा एक्चुअली I2 डैश में उसको बोल देता है I2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू व्हाट I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। एक्चुअली दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 3 केस के लिए। तो देखिए ये R2 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक बात पता चलेगी कि I2 डैश स्क्वायर इज ग्रेटर देन व्हाट I2 ओनली I2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक बात पता चलेगी क्या, I2 डैश इज ग्रेटर देन व्हाट I2 डैश इज ग्रेटर देन व्हाट I2। तो I2 डैश का वैल्यू क्या होगा और I1 डैश I2 वैल्यू क्या होगा, पहले उनके वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट अदर पैरामीटर्स। देखिए कैसा होगा एक्चुअली, I2 के बारे में बताएगा I2 इज इक्वल्स टू व्हाट E2 अपॉन व्हाट E2 अपॉन R2 बाय ES इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूँ तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम ES टाइम्स ऑफ E2 डिवाइडेड बाय व्हाट R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट ES, इस टाइप से रहेगा। तो I2 है और केस 1 के करस्पॉन्डिंग है तो उसको S1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए लो स्लिप रीजन के लिए तो इसको मैं तो निगलेक्ट करूँगा क्योंकि उसका वैल्यू तो बहुत छोटा आने वाला होता है, ठीक है। दिस विल बिकम व्हाट S1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट S1 मल्टीप्लाई बाय E2 डिवाइडेड बाय व्हाट R2, ये बन जाएगा आपके पास क्या I2, ये क्या बन जाएगा आपके पास I2 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं I2 डैश के बारे में बात करूँ, सिमिलरली अगर मैं I2 डैश के बारे में बात करूँ तो I2 डैश इज गोइंग टू इक्वल्स टू व्हाट मल्टीप्लाई बाय व्हाट E2 डिवाइडेड बाय व्हाट R2, इस टाइप से। तो ये क्या बन जाएगा, E2 डैश बन जाएगा आपके पास बेटा, बिल्कुल सही है। देखिए एक्चुअली यहाँ से भी आपको एक बात पता चल रही है क्या, यहाँ से आपको एक्चुअली आपको क्या पता चल रहा है, देखिए
ये इसकी बात अगर मैं करूँ, किसके बाद S2 इंटू ई टू डैश की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप में से कुछ लोग बोले सर ये कम हो रहा है, लेकिन जितना कम है इसके करस्पॉन्डिंग ये थोड़ा बढ़ रहा है, तो क्या ना उसका जो ओवरऑल इफेक्ट आने वाला है, उसका ओवरऑल इफेक्ट किस टाइप से होने वाला है, उसका ओवरऑल इफेक्ट इंक्रीजिंग नेचर का देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अपन उसको यहाँ पे भी देखे और यहाँ पे भी देखे, मतलब उसके यहाँ पे भी अपने एनालिसिस करके बताया। ठीक है, ये हो सकता है। सो आई टू डैश अगर देखा जाए तो आई टू डैश इज ग्रेटर देन, ना फिर आई टू डैश इज ग्रेटर देन आई टू, क्योंकि यहाँ पे उसका S1 का वैल्यू बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में S2 थोड़ा बड़ा है, तो ई टू डैश का छोटा होना और S टू डैश का बड़ा होना, दोनों का अगर ओवरऑल या जो ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो क्या है ना, आई टू डैश को बड़ा बनाने वाला, आई टू डैश को क्या है ना बड़ा बनाने वाला है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से अगर मैं एक बात बोलूँ, देखिए क्या बात बोल सकता हूँ मैं, तो यहाँ से एक्चुअली ये भी एक रिलेशन बन सकता है I1 अपॉन I2। ठीक है, या ठीक है आप उसको अगर I2 बोलोगे, इसको I2 डैश बोलोगे, दिस विल बिकम व्हाट S1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट E2 डिवाइडेड बाय S2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट E2 डैश। इस टाइप से तो ये भी एक रिलेशन आपके पास यहाँ से आ सकता है, ये रिलेशन आपके पास क्या है यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये वाला हुआ। तो देखिए मैंने जो उसका ड्रॉबैक के बारे में बताया, पहली बात क्या है ना, उसके कॉपर लॉसेस के बारे में बताया, दूसरी बात उसका रोटर करंट के बारे में बताया, तीसरी बात किसके बारे में बताया मैं, तीसरी बात बताना बाकी है। ठीक है, तीसरी बात जो उसके बारे में बताते हैं अपन, आपके पास अगर देखा जाए ना तो देखिए एक्चुअली जो रोटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आपके पास, रोटर है ट्रांसफार्मर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड जो भी कुछ मशीन्स की बात करोगे आप, तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 4.44 F इंटू 5 इंटू वॉट N पर फेज। ठीक है, इसमें KW भी आएगा, खैर मैं उसके बारे में ज़्यादा उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फाई के बारे में बात करूँ तो फाई इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 4.44 मल्टीप्लाई बाय F मल्टीप्लाई बाय व्हाट N पर फेज, मल्टीप्लाई बाय व्हाट N पर फेज। तो आपको एक बात पता चल रही है, क्या पता चल रहा है, देखिए F कांस्टेंट है, N पर फेज कांस्टेंट है, 4.44 ये तो कांस्टेंट ही है आपके पास। ठीक है, तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कोई भी ईएमएफ ले आप, तो रोटर के करस्पॉन्डिंग बात चल रही, तो देखिए E2 ले लेता हूँ, जैसे आप उसको कम करने वाले, E2 डैश तो कम ही होने वाला है ना, तो जैसे आप उसको कम करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स भी क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है, फ्लक्स भी क्या होने वाला है, रिड्यूस होना। एक्चुअली देखा जाए तो एयर गैप फ्लक्स शुड रिमेन कांस्टेंट, एक्चुअली व्हाट एयर गैप फ्लक्स शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर एक एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट नहीं कम हो रहा है तो उसको क्या ना, उसको मेंटेन करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये सब बातें उसमें आ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या ना स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल ये क्या होने वाला था एक्चुअली क्योंकि एयर गैप थोड़ा ज़्यादा होता है एक्चुअली उसमें, तो एयर गैप अगर ज़्यादा है तो उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होती है, उसमें क्या होती है मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होती है। एक्चुअली इसमें तो एयर गैप फ्लक्स ही कम हो जा रहा है, एयर गैप फ्लक्स अगर कम होगा तो भाई मतलब कि जो आप जितना भी पावर ट्रांसफर करने की बात करें उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर को भी उसमें बहुत कम हो जाएगी। तो फ्लक्स से रिलेवेंट जो बातें होती है रिएक्टिव पावर में, वो सब आप उसमें पढ़ते हो आपके मशीन्स में, ऐसे पावर सिस्टम के कोर्स में, रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट में। खैर मैं इसमें उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें बस मैं ये बताऊंगा कि आपको फ्लक्स जो होना चाहिए, फ्लक्स कैसे एयर गैप का फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए, एक्चुअली तो कम हो रहा है यहाँ पे, एयर गैप का फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए तो क्या कम हो रहा है, तो ये तो मतलब एक सुटेबल ऑपरेशन नहीं है ना जो हम डिजायर करते कि ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या, दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। अब आप एक बात याद रखना, देखिए जब भी आपको इसके बाद स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल के बारे में बात करेगा और उसमें बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। अगर बेटा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और सिर्फ वोल्टेज में चेंज किया है ना, तो आपको एक बात पता चल जानी चाहिए कि आपका ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम रहेगा, और यही वाला एक्सप्रेशन आप यूज करोगे, प्रोवाइडेड उसमें बोलेगा वो कि सेकंड केस में ना उसका टॉर्क इतना ही रहने वाला है कि जितना फर्स्ट केस में, क्या बोलेगा वो, सेकंड केस में जो टॉर्क है ना वो इतना ही रहने वाला है कि जो कि फर्स्ट केस में। और अगर सपोज आपको ये भी याद नहीं आ रहा है कि टॉर्क का वैल्यू बढ़ा दिया कम हुआ ऐसा उल्टा सीधा, तो सब छोड़ दो, इस एक्सप्रेशन पे आ जाओ, सामने सिंपल एक्सप्रेशन पे आ जाओ। देखिए मैं उसको सिंपल बताता हूँ कि किसको कौन से एक्सप्रेशन पे आना है आपको। T1 इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ A2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2। उसको तो मैं इस टाइप से लेके आया था ना, दिस वाज नथिंग बट व्हाट R2 भी कैंसिल हो गया था, तो देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा एक्चुअली दिस विल बिकम 3 इंटू S1 की T1 के करस्पॉन्डिंग S1 एंड इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज E2 E1 का E2, ठीक है, और ये 1 होगा एक्चुअली डिवाइडेड बाय R2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा S। और T2 को उसने क्या बोला ना, जो सेकंड केस में जो आपको टॉर्क चाहिए ना वो क्या है ना, पहले का हाफ है, पहले का हाफ होने वाला है। ठीक है, अगर पहले का हाफ होने वाला है तो मुझे एक बात बोलो, T2 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ T1 ऐसा कुछ बोल दिया। मैंने बोला कि दोनों सेम नहीं है, अब उसने हाफ कर दिया तो ठीक है ना, हाफ कर दिया तो कर दिया, क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो क्या बोलेगा वो बोलेगा क्या, अगर हाफ कर दिया है तो स्लिप को और वोल्टेज को उसने क्या किया, सपोज उसने बोल दिया कि वोल्टेज को सेकंड केस का जो वोल्टेज है आपके पास, सेकंड केस में जो वोल्टेज आएगा E2 का, जो सेकंड केस का जो वोल्टेज आएगा दैट विल बी व्हाट,
हाफ ऑफ द फर्स्ट केस, इट इज व्हाट हाफ ऑफ द फर्स्ट केस, ऐसा बोलेगा। उसमें बोलेगा कि स्लिप का रिलेशन क्या आएगा, स्लिप का भी कुछ इसके पहले वैल्यू दे दिया होगा, स्लिप इज 0.1 तो 0.2 ऐसा कुछ बोल दिया होगा, तो ऐसा कुछ भी बोलेगा। तो देखिए किस तरीके से अप्रोच करोगे, T1/T2 इस टाइप से लिखोगे, ठीक है। पहला जो एक्सप्रेशन उसको वैल्यू लिखेगा 3 मल्टीप्लाई बाय S1 मल्टीप्लाई बाय E1 इसका E2 एक्चुअली इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा S मल्टीप्लाई बाय, इसको आप लिखोगे अभी सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन लिखोगे तो सेकंड वाला 3 मल्टीप्लाई बाय S2 मल्टीप्लाई बाय E2 कैसे आपके पास E2 इज हाफ ऑफ दैट वन, तो हाफ ऑफ दैट वन मतलब क्या, जो हाफ जो आएगा दिस इज E1 स्क्वायर एक्चुअली दिस इज E2 कैसे आपके पास E2 सेकंड केस का E2 कैसे आप फर्स्ट केस का E2 के हाफ है एक्चुअली, फर्स्ट केस का E2 है और इस टाइप से एक्चुअली, तो जो 2 था इसका वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू व्हाट ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 इंटू ओमेगा एस। मैं बस बता दे रहा हूँ आपको, एक्चुअली आपको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये E2 चला जाएगा, E2 चला जाएगा। T2 का वैल्यू कितना है, हाफ ऑफ T1, तो आप देखिए इसको किस तरीके से लिख दोगे T1/हाफ, तो ये T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, दिस विल बिकम 2 इंटू S1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय व्हाट S2, S1 इज इक्वल टू व्हाट S2। इसमें क्या बोला था मैंने, वोल्टेज को भी हाफ कर दिया था और टॉर्क को भी हाफ कर दिया था, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी एक ऐसा रिलेशन बन सकता है, आपको बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनिपुलेट करते आना चाहिए, इसमें डिफिकल्टी कुछ भी कहीं भी नहीं है। लेकिन सॉरी मैंने एक जगह पे गलती कर दी, एग्जैक्टली बिल्कुल सॉरी गलती कर दी है, क्योंकि ये जब मैं उसका ना हाफ लूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि E2/2 का स्क्वायर होगा ना, तो दिस विल बिकम 4, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय व्हाट S2, ये बन जाएगा दिस विल बिकम 2, तो S2 का जो वैल्यू बनेगा दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ S1। अपन को पता है कि सेकंड केस में जो आपके पास स्लिप आने वाला होगा दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन फर्स्ट केस, ठीक है। तो देखिए जो सेकंड केस का जितना था उसका क्या होगा, डबल हो गया फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस का जो स्लिप था वो क्या होगा, डबल होगा फर्स्ट केस का स्लिप का, ठीक है। तो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछेगा कि दोनों टॉर्क को सेम कर दिया, एक टॉर्क को कम कर दिया, एक टॉर्क को ज्यादा कर दिया, एक टॉर्क का वैल्यू इतने से बढ़ा दिया, उतने से कम किया। तो इस टाइप से ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम पूछेंगे, अपन को बस एग्जाम्पल्स पता रहने चाहिए क्या एक्चुअली उसने पूछा, किस टाइप से उसने पूछा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। आई विल मेंटेन द वोल्टेज कांस्टेंट एंड आई विल control or I will vary the frequency, and if I am varying the frequency then what kind of actually the graph of the torque slip characteristics is going to obtain, I am going to discuss about it in the next topic, ठीक है।